मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि इंटरनेट के किसी भी वीडियो में आपको ये डाटा नहीं मिलने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है मेन चीज जहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएमआर क्लासेस पे। अगर आप भी हैं 11th क्लास में और आप भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की और आपका भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, मैं आया हूं आपके लिए लेके बहुत कम समय में छोटी छोटी क्लासेस जहां से आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करवाऊंगा। पहली चीज, जो भी कंटेंट आए, जो भी फैक्चुअल चीजें आए उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ साथ इसके जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो की सीरीज को जो पहला लेक्चर आ रहा है उसमें मैं आप लोगों को कार्यपालिका पढ़ाऊंगा। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका, उससे पहले थोड़ा सरकार को समझते हैं कि सरकार क्या होती है। आपको बताऊं कि भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है जहां हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था भी है। ऐसे में हमारे यहां पे सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में कि सरकार के 3 अंग होते हैं। जो 3 अंग हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है और आपके एग्जाम में यहां से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इन 3 अंगों में जो पहला अंग है जो आपको समझना है उसका नाम है विधायिका। सरकार का वह अंग जो विधियों का निर्माण करे, यानी सरकार की वह अंग जो कानून बनाए, विधियों का निर्माण करे, उसे विधायिका कहते हैं। विधायिका जिन विधियों को बनाती है उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। तो कार्यपालिका क्या होता है कि सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को क्रियान्वित करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। यही इसके बाद आता है न्यायपालिका। कि न्यायपालिका क्या होती है? तो विधायिका जिस नियमों को बनाती है, कार्यपालिका जिनका क्रियान्वयन करती है, उनका संरक्षण करने का काम किसका होता है? वो न्यायपालिका का होता है। क्लियरिटी आपको तीनों सब समझ में आए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं, एक इमेज के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है आपका सरकार के 3 अंग, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका जिसमें आप मूलतः संसद को रखते हैं, पार्लियामेंट आता है इसके अंतर्गत। कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह वगैरह आते हैं। और वही न्यायपालिका क्या होती है जिसमें हमारी जो एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी इसके पार्ट होते हैं, इसके अंग होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगली चीजों को कवर करते हैं। कि तो आज का अगला जो टॉपिक है मेन चीज जहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कार्यपालिका क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियां और कानूनों को लागू करती है। क्लियरिटी, डेफिनेशन क्लियर आप लोगों को? तो यहां से कुछ छोटे छोटे फैक्ट भी आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। मैंने सारी चीजें यहां पे आपके लिए कवर कर दी हैं जो आपके एग्जाम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको याद रखना है? आपको पहली चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि कार्यपालिका की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। कार्यपालिका का अर्थ आपने देख लिया। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को क्या करती है? लागू करती है, इनको इंप्लीमेंट करती है। कार्यपालिका के कार्य क्या है? तो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों को या कानूनों को लागू करना। क्वेश्चन पूछने के 10 तरीके होंगे एग्जाम में। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है, 10 तरीके। कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और प्रशासनिक ढांचा, ये सभी इसके अंग कहलाते हैं। क्लियरिटी, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। लैंग्वेज घूम सकती है, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजों को, कंटेंट को नोट करते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कार्यपालिका के प्रकार, कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। तो पहला, कार्यपालिका के 2 भागों में बांट के हम समझते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है हमारी स्थायी कार्यपालिका। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसमें हम मूलतः किसे रखते हैं? तो इसमें हम मूलतः नेताओं को रखते हैं। किसे रखते हैं? नेता, जिनका चयन कैसे होता है? तो आप इन्हें चुनाव के द्वारा चुनते हैं। भारत में हर 5 साल बाद होने वाले चुनाव, और इन चुनाव के द्वारा आप जिन नेताओं को चुनते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? तो वो अंग होते हैं हमारी स्थायी कार्यपालिका का। किसका? स्थायी कार्यपालिका का। कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए क्या करते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्लियरिटी, राजनीतिक कार्यपालिका
कि इसमें सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सभी इसका भाग है, इसका अंग होते हैं। इनका चुनाव होता है, इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। 5 वर्ष बाद या तो इन्हें पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर हार गए तो इन्हें संसद छोड़नी पड़ती है। वही बात करें स्थायी कार्यपालिका की, तो ये ऐसी कार्यपालिका है जो स्थायी है, परमानेंट है, यानी इनका चुनाव नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है, ओपन एक पेपर, और उस पेपर को पास करने वाले ही बनते हैं क्या? स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। इसमें आईएएस, आईपीएस के सभी आते हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति होती है, ये रिटायर होते हैं 65 साल के बाद। साथ साथ दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है कि कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। क्या अंतर है, प्रॉपर वे में आप समझते हुए चलेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वो होगा कि भिन्न भिन्न देशों में किस किस प्रकार की कार्यपालिका है। यहां मैं एक लिस्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि यहां से कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं या मैच द कॉलम करके आपसे पूछा जाएगा। तो पहली चीज आपको याद रखनी है अमेरिका। क्या? अमेरिका। कि अमेरिका में कौन सी कार्यपालिका है? तो आदेशात्मक व्यवस्था है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आदेशात्मक शासन व्यवस्था है। और कार्यकारी शक्तियां किसके पास हैं? तो कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। वहीं बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। कैसी लोकतंत्र? संसदीय शासन व्यवस्था है और संवैधानिक राजतंत्र भी है। यानी कि यहाँ पर संविधान के ऊपर कौन है? राजा है। राजा होता है इसमें महारानी या जो क्वीन होती है उसकी, क्वीन एलिजाबेथ, अब तो खैर ये नहीं है, इनका निधन हो गया है। राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आदेशात्मक शासन व्यवस्था जहां राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख है और राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख है। संसदीय में सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्र का प्रमुख कौन है? तो महारानी है। फ्रांस ने क्या किया? तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था के हिस्से माने जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कहां पर? फ्रांस में। कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही बात करें जापान की, तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। ठीक, अगर आपको समझना है कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस प्रकार ब्रिटेन, जापान इन सबसे अलग है। आपने ब्रिटेन पढ़ा जहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो महारानी है, जिनका पद वंशानुगत है। पर भारत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं। बात करें इटली की, तो इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। क्लियर? यहां तक सारी चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कवर करते हुए चलेगा। मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि इंटरनेट के किसी भी वीडियो में आपको ये डाटा नहीं मिलने वाले हैं, ये चीजें आपको एमसीक्यू में सीधा नजर आएंगी। इसके साथ साथ जो हमारा रूस है, रूस में एक अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, और वो किसका प्रधान होता है? सरकार का प्रधान होता है। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। सेम यही व्यवस्था भारत में भी है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, किंतु नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक हेड है पर नाम मात्र का है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास निहित होती हैं। ओके, चलिए इसका अगला प्रश्न है हमारे पास। अगली चीज समझते हैं हम लोग कि आदेशात्मक व्यवस्था क्या होती है। आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का और सरकार दोनों का ही क्या होता है? प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। पहला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए कि आदेशात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्र का और सरकार का दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली हो जाता है। भारत जैसा नहीं कि राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। यहां शोर नहीं और होगा, ये से और कर लीजिएगा। ओके, कि अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के देशों में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो यहां आदेशात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद जो अगली व्यवस्था है वह है अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरल सिस्टम या सेमी फेडरल सिस्टम कहते हैं इसको। क्या होता है ये? तो अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वो अलग अलग दल के होते हैं तो उनमें आपसी विरोध हो सकता है। साथ साथ उसका उदाहरण कौन है? फ्रांस, रूस और श्रीलंका। ये ऐसे देश है जहां कैसी व्यवस्था है? तो यहां पर आपकी अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है, क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल कहते हैं इसको। अगला हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या होती है संसदीय शासन व्यवस्था? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें संसद व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन होता है? तो ये सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। ब्रिटेन, जापान, यहां ये पद राजतंत्र के थ्रू आता है, वंशानुगत पद है, पर भारत में इसके लिए चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास क्या होता है? रियल पावर, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल यूज करता है। उदाहरण के लिए जर्मनी, भारत, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल, इन देशों में कैसी व्यवस्था है? तो संसदीय शासन व्यवस्था इन देशों में विद्यमान है। ओके, चल अब बात करते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीजें वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि भारत का जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा, जिसके पास सारी शक्तियां होंगी, वो कौन होगा? राष्ट्रपति को दी गई हैं। राष्ट्र का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये राष्ट्रपति होगा पूरा वर्ड, राष्ट्र की जगह आप राष्ट्रपति कर लेंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब कि उसके चुनाव में हम मतदान नहीं करते, जबकि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा, यानी कि निर्वाचन जो विधायक और सांसद होते हैं ये लोग मिलकर निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन कैसे होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा और साथ साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो मैं आप लोगों को जब चुनाव वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां ये दोनों सिस्टम पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, सारी बातें आपको वहां अच्छे से समझाऊंगा। ओके, केवल संसद ही राष्ट्रपति को क्या कर सकती है? महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। इसके साथ साथ महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी बेसिक फैक्ट्स थे सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक, याद रखेंगे आप लोग सबको। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा विषय है, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, तो पहली चीज हम समझेंगे कि महाभियोग क्या होता है, कि महाभियोग कहां आता है? केवल संसद राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा क्या कर सकती है? उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में आता है। ठीक, महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर लगाया जा सकता है। किस पर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर के आधार पर ही हम महाभियोग लगा सकते हैं। साथ साथ याद रखिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, तो कार्यकारी शक्ति है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, संसद की सारी जो प्रणालियां होती हैं उसकी देखरेख करता है, राष्ट्रपति की देखरेख में ही वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, सारे काम होते हैं। विधायी शक्तियां हैं इसके पास, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक को पास करती है तो वह अंतिम हस्ताक्षर के लिए, आखिरी सिग्नेचर के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास ही जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती है, वो चाहे तो उसे साइन करके पास कर दे, चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, और चाहे तो अपना पॉकेट वीटो यूज कर ले। राइट, वही कानूनी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। और आपातकालीन शक्तियां, कि भारत में जो आपातकाल लगाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इन तीनों अनुच्छेदों का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है भारत में। ओके, चलिए इसके बाद क्या पता समझना आपको कि राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार भी हैं भारत में, कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई हर तरीके की सूचना क्या करेगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े फिर।
अगला जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति किन 3 अवसरों पर विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। ये सीधा इसका आंसर प्रॉपर इसी वे में अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आंसर कोई आपका गलत नहीं करेगा। ओके, देखिए पहली चीज क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। राइट, आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक जाता है कानून बनने के लिए तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे सकता है, प्लस क्या कर सकता है, उसे वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए। ओके, साथ साथ कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वीटो को हिंदी में निषेध अधिकार कहते हैं। ठीक, निषेधाधिकार, याद रखेंगे आप लोग ये वर्ड। इसके बाद क्या कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये तीसरे प्रकार का जो है उसमें विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है, जैसे जब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, कुछ अन्य पार्टियां 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अगर जो प्रधानमंत्री के लिए बहुमत साबित ना किया जा सके तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्या भूमिका है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की जो मेन भूमिका रहती है वो क्या रहती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और गठबंधन बनाने के बाद भी 2 या 2-3 नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, तब राष्ट्रपति यह निर्णय करना पड़ता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इन परिस्थितियों में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है और सरकार कैसे चलेगी। 1989 के बाद प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन हुए भारत में। आपको मालूम है कि इसके बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होता है। ठीक, और राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है उसके बाद से। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। फिर हम लोग चीजों को जल्दी समझते हुए चलते हैं। चीजें समझने के लिए काफी सारी हैं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बनेगा, सब चीजों को देखिएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और फिर क्लास खत्म होगी और ये सारे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप भी का दिल भी खुश हो जाएगा कि यार एक क्लास देखी थी और वहां से हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। राइट, चलो क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन साहब थे। चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ी सी ना आपको अपडेट करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन पहले थे, याद रखेंगे। जगदीप धनखड़ साहब अभी नहीं है, इनके जगह पे कौन आए हैं, तो एस राधाकृष्णन। एस राधा कृष्णन, ये भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। कहां के, तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मेनली राष्ट्रपति के बारे में जो आपको रखना था मैंने बता दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में आपका ये स्लाइड बता रही है। अब बात करेंगे हम लोग अगली स्लाइड के बारे में। अगला जो आपको टॉपिक समझना है कि प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री के बारे में कितनी बातें आपको याद रखनी है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री के बारे में वो ये कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। संसदीय शासन व्यवस्था में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत साबित कर पाए, उसे क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। सामान्य अर्थों में क्या कह सकते हैं, तो अनुच्छेद आर्टिकल 73 एंड 74 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां लिखा गया है कि संसद में, लोकसभा में, जो संसद की लोकसभा है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। ओके, जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका मंत्रिपरिषद। क्या क्या जानना है आपको इसके बारे में। मेनली जो चीज आपको समझनी है मंत्रिपरिषद के बारे में वो ये है कि मंत्रिपरिषद तय कौन करता है, तो प्रधानमंत्री तय करता है। ठीक, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री तय करता है कि
उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे? प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के में पद, स्तर और मंत्रालयों का क्या करता है? आवंटन करता है, बंटवारा करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, सीनियरिटी, साथ साथ राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाता है। क्लियरिटी? कितने प्रकार के मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं? तो एक मंत्री, जैसे ठीक, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बनाया जाता है, तो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उसे किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीतना होगा, तभी वो उस पद पे आ सकता है। ओके, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे कब तक? तो उसे 6 माह के भीतर, याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 महीने के भीतर उसे क्या करना है? दोबारा चुनाव जीतना है। ओके, साथ साथ की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्याओं का कितना होगी? 15% होगी। कहां लिखी ये बात? तो 91वां संविधान संशोधन जो आपका 91 अमेंडमेंट था, इसने क्या कर दिया? मंत्रियों की संख्या को फिक्स कर दिया कि लोकसभा के सदस्यों का 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो मेन विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री की मृत्यु जब हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो उससे पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है? भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या को हटा जाने के या त्यागपत्र देने के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। ओके, अगर प्रधानमंत्री हट गया तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद हट गया। ठीक, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है, सेतु का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री किस प्रकार कड़ी का काम करता है, सेतु का काम करता है। मीन्स कि उसके एक तरफ मंत्रिपरिषद है और एक तरफ राष्ट्रपति है, दोनों के बीच वो बैलेंस बना के रखता है। ओके, साथ साथ मंत्रिपरिषद के प्रकार मैंने आपको बता दिए। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री, 3 प्रकार के हम लोग सदस्य बांटते हैं किसी भी मंत्रिमंडल के। प्रधानमंत्री की शक्तियों के प्रमुख स्रोत क्या है? कहां से आते हैं इनके शक्तियों के स्रोत? तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करता है, ये याद रखिएगा। लोकसभा का नेतृत्व करता है, अधिकारी जमात पर अधिपत्य रखता है, जो ऑफिसर्स है उनको मॉनिटरिंग करता है। मीडिया तक पहुंच होती है क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान क्या करता है? तो राष्ट्र के को एक नेता के रूप में जो उनकी छवि होती है वो निकल के आती है। राष्ट्रीय नेता के रूप में वो पूरे विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसके बाद जो अगली चीज आपको समझनी है वो ये है कि राज्यपाल क्या होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ओके, कौन होता है राज्यपाल? तो राज्यपाल राज्यों के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। ठीक, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल के पास विवेकहीन शक्तियां होती हैं। ठीक, शासक नौकरशाही क्या होती है? तो नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचाई जाती हैं। यानी लोक नौकरशाही भी पार्ट है किसका? हमारी कार्यपालिका का, हमारी एग्जीक्यूटिव का। नौकरशाही मंत्रियों के निर्णय को लागू करती है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज, जैसे IAS, IPS एक्सेट्रा जो है, जो कि हमारी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होती है। ओके, माफ कीजिएगा, ये हमारी स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब किसका हिस्सा है? ये राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। और नौकरशाही हमारी स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ओके, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले कि एंड करूं, आपको कुछ बातें और बता दूं। आज अभी क्लास देखी आप लोगों ने कार्यपालिका की, इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो विधायिका टॉपिक पे आएगी। आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। ये इस क्लास के अपलोड होते ही 2 से 3 दिन के अंदर आपको नई वीडियो नजर आएगी। इसके साथ साथ न्यायपालिका, संघवाद और स्थानीय शासन जैसे टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये इन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे रेगुलर विजिट कीजिए, रेगुलर बने रहिए। साथ साथ जो हमारी मैप की सीरीज चल रही है उसको भी देखिए, वो भी आपको हेल्प देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे यानी चंदन सर को दीजिए अलविदा। आप सभी को बाय बाय।